नमस्कार दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आज यहाँ से आप कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम शुरू से लेके अंत तक सभी चीज़ों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसको किन और नामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भारत का इतिहास सिंधु घाटी जो सभ्यता है तब से प्रारंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यानी पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, किसको? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसका जो पहला नगर खोजा गया था वो खोजा था दयाराम साहनी जी ने, और वो था हड़प्पा। तो इसलिए इस सभ्यता को इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दे दिया है। उसके बाद दोस्तों ये सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो 1924 के अंदर, आपको याद रखना 1924 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, कौन थे? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यानी जो खोज की घोषणा इन्होंने की थी कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता है, तो खोज की घोषणा इन्होंने की थी। उसके अलावा दोस्तों अब हम जो ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके प्रमुख नगरों और उनके जो खोजकर्ता थे और उनकी खोज कब की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा। इसी खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जी। और इन्होंने खोज कब की थी? 1921 में। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो नदी आपको याद रखनी है, तो ये रावी नदी के किनारे है। तो रावी नदी आपको याद रखनी है। उसके अलावा दोस्तों अगला जो नगर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। जो इसके खोजकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी। ये हो गए राखलदास बनर्जी। कब खोजा इन्होंने? 1922 में खोजा। जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला। ये भी आपको याद रखना है। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे। तो ये है पाकिस्तान में ही है। और नदी पूछा जाए तो कौन सी नदी के तट पे है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु। उसके बाद दोस्तों अगला नगर है सुतकानगेडोर। इसकी खोज की थी स्टीन ने। और कब की थी? 1929 में। ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। और नदी पूछी जाए तो आपको याद रखना है दाश्त, यानी दाश्त नदी के किनारे है। उसके अलावा दोस्तों अगला है चुनहुदड़ो। तो ये जो चन्हुदड़ो है इसकी खोज की थी एन जी मजूमदार। और कब की थी? 1931 में। ये सिंधु नदी के तट पर है, तो पाकिस्तान में ही होगा ये भी, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों जो अगला नगर है वो है
आमरो, ये नगर है आमरो। इसकी खोज की थी, सॉरी आमरो नहीं आमरी। इसकी खोज भी मजूमदार जी ने की थी, तो NG मजूमदार। उसकी खोज कब की थी? 1935 में। और ये भी सेम सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। उसके बाद दोस्तों अगला नगर है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। इसके खोज करता थे मिस्टर घोष, और 1953 में इसकी खोज हुई थी। ये है भारत के अंदर, भारत में राजस्थान में है ये। और नदी है गग्गर, गग्गर नदी के किनारे ये थी। उसके अलावा दोस्तों अगला है लोथल। लोथल, तो इसकी खोज करता थे R राव। 1953 में खोज हुई थी। ये गुजरात में है, भारत। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है भोगवा नदी के किनारे। तो ये है भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों अगला है, तो दोस्तों ये जो धोलावीरा साइट है वो जेपी जेपी जोशी जी के द्वारा खोजी गई थी। ये गुजरात के अंदर है और कच्छ के रण में। तो ये है कच्छ के रण में। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो चरण थे उनके बारे में, कि प्रथम चरण कब से कब था, द्वितीय चरण कब से कब था, और तृतीय चरण कब से कब था। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर। दोस्तों अगला है इसके चरण, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, सभ्यता के चरण। तो इसमें पहला चरण प्रारंभिक, दूसरा परिपक्व, तीसरा था उत्तर हड़प्पाई। उत्तर, ये आपको याद रखना है। जो प्रारंभिक जो चरण था तो वो था 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो परिपक्व था वो 2600 से लेके 1900 तक। ये सब ईसा पूर्व की बातें हैं। उसके बाद जो 1900 से 1300 तक था वो था उत्तर हड़प्पाई काल। उसके अलावा जो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण यानी हाकरा चरण से संबंधित है, जिसमें गग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। उसके अलावा दोस्तों जो हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस चरण की विशेषता है केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे, ये भी आपको याद रखना है। तो उसके अलावा दोस्तों जो व्यापार क्षेत्र है ये विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं उस समय। तो आपको याद रखना है उस समय मटर, तिल, खजूर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। रुई यानी कपास, रुई आदि की खेती होती थी, आदि की खेती होती थी। उसके अलावा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। तो आपको याद रखना है जो इसका अंतिम समय है, जो इसका अंतिम समय जो बताया गया है वो बताया गया है 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ेंगे नगरीय योजना और विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नगरीय योजना
और विन्यास। क्योंकि जो ये सभ्यता थी उसमें इसके नगरों की बसावट ही इसकी विशेषता थी। इसमें जिस तरीके से नगरों को बसाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो पॉइंट्स हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है, ये अपनी योजना के जो नगरीय योजना थी प्रणाली के लिए विख्यात थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर में ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यानी कि इसमें दुर्ग होते थे, दुर्ग थे जो ऊंचाई पर थे, ऊंचाई पर थे। और इसमें कौन, उच्च जाति के लोग रहते थे, यानी उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यानी उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, यानी जिसके अंतर्गत जो क्या होती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसमें आपको याद रखना है, ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। एक ग्रिड गलत लिख दिया, ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली आप जानते ही क्या क्या होती है। ग्रिड प्रणाली में क्या होता है कि जो सड़कें होती है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो आप ये लोग याद रख लेना। उसके अलावा दोस्तों अगली जो चीज़ थी उसके अंदर ये था कि जो दुर्ग में नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। जैसे दुर्ग में तो उच्च वर्ग के लोग रह रहे हैं, और जो ईंट से बने घरों में सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों ही तरह की ईंटें पाई गई है, पकी हुई और अर्ध पकी, दोनों तरीके की। उसके अलावा दोस्तों अगले हैं, इसमें जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही सही थी, यानी कि बहुत ही प्रभावी थी, यानी जल निकासी बहुत प्रभावी थी, यानी जल निकासी की जो थी व्यवस्था वो बहुत प्रभावी थी इसके अंदर। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे ऐसे वीडियो को लाइक करते रहे, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सिस्टम वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि है ही नहीं, तो आप वीडियो को इसी तरीके से लास्ट तक देखें। अगर आप प्योर कंटेंट चाहते हैं तो आप वीडियो को देखते रहे, ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसका दोस्तों अगली जो चीज़ है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानगार और आंगन होता था, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा, स्नानगार व आंगन होता था, आंगन हर घर में। उसके अलावा कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास यानी मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित है, तो ये भी आपको याद नहीं रखना। आप खाली बस ये याद रखिए कि जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास जो मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित नहीं थे, यानी कि जो दीवारों के द्वारा विभाजित नहीं थे नगर वगैरह। अब दोस्तों हम बात करेंगे कृषि की, तो अब हम बात करेंगे कृषि। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि थी, कृषि की व्यवस्था क्या थी और किस तरीके से कृषि की जाती थी, तो हम इसके अंदर बात करेंगे। तो अब अगला यह है कृषि, ये गलत हो गया, कृषि। कृषि के अंदर क्या होता था कि जो हड़प्पाई मैदान थे वो मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न करते थे। ये आपको पता ही होगा कि नदियों के पास बनाते थे। इसके अलावा इसमें जो गेहूँ, जो सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था, तो आपको याद रखना है, गेहूँ, जो सरसों, मसूर आदि का उत्पादन होता था, आदि का उत्पादन होता था। उसके अलावा कपास की खेती इन्होंने सर्वप्रथम की, तो ये भी आपको याद रखना है कि कपास की खेती किन्होंने सर्वप्रथम की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम की। कपास की खेती सिंधु घाटी वालों ने सर्वप्रथम की, सिंधु घाटी वालों ने की। उसके अलावा दोस्तों वास्तविक जो कृषि परंपरा होती थी
उसको पुनर्निर्मित करना करना कठिन था, क्योंकि जो कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज और उत्पादन क्षमता पर आधार पर किया जाता था। मोइरा और टेराकोटा की मूर्तियों का सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाइयों से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यानी बैलों का उपयोग होता था, बैलों का उपयोग होता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा दोस्तों सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी इनको, क्योंकि जो होते थे इनके जो जिस क्षेत्र में थे वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे, इसकी वजह से नहरों के अवशेष भी मिले हैं जो हड़प्पा स्थल शोतुंग अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, यानी जो इसकी जो नहरें वगैरह जो अफगानिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, यानी ये पशुपालन भी करते थे। आपको ये भी याद रखना है, पशुपालन भी इनके द्वारा किया जाता था, इनके द्वारा किया जाता था। उसके अलावा घोड़े के साक्ष्य मुख्य रूप से यानी सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित संस्कृति नहीं थी, यानी सीधा यही है कि अश्व केंद्रित संस्कृति नहीं थी ये जो थी। जो इसकी अर्थव्यवस्था है, अब हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। अर्थव्यवस्था में हमको जो मुख्य बिंदु याद रखने हैं वो ये हैं कि हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु और सीप तथा शंख का व्यापार करते थे। तो ये पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। तो यहाँ पे क्या धातु मुद्रा नहीं थी, आपको याद रखना है कि धातु मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसके अंदर। उसके अलावा जो लोथल था वो इनका बंदरगाह हुआ करता था, और इसमें अरब सागर के तट पर अनेक उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, यानी कि नौवहन नौवहन यानी कि समुद्री रास्ते से व्यापार भी करते थे, तो नौवहन प्रणाली मौजूद थी। उसके अलावा दोस्तों दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, यानी कि बाहर तक फैले हुए थे ये। उसके अलावा दोस्तों अब हम पढ़ते हैं शिल्पकला। जो शिल्पकला की जो प्रमुख बातें हैं वो, तो शिल्प कला, इसमें यह कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके पास उपयोग में भली भांति प्रचलित है, यानी कि कांस्य की मूर्तियाँ मिलती है उनके यहाँ, कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। उसके अलावा दोस्तों जो तांबा था वो खेतड़ी से लिया जाता था राजस्थान में, और टीन अनुमानित अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्या ठप्पे भी पाए जाते थे, तो ठप्पे भी पाए पाए जाते थे इस सभ्यता के अंदर। उसके अलावा दोस्तों बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है, यानी कि राजमिस्त्री भी हुआ करता था इस टाइम में। राजमिस्त्री जो जो राजा वगैरह के घर या प्रसाद बनाते थे, प्रसाद यानी महल, वो कहलाते थे, अस्तित्व का पता चलता है। उसके अलावा दोस्तों जौहरी वर्ग जो था है वो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषणों का निर्माण करते थे। ये तो अभी भी जौहरी करते ही हैं।
मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि चमकदार बर्तनों का उपयोग किया जाता था, का उपयोग किया जाता था। और जो अब दोस्तों नोट करके आपको ये कुछ फैक्ट है वो लिखना है। अब इसमें क्या है, जो ये हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। तो पहला पॉइंट है व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके अलावा कुछ पुरातत्व जो विद है उनकी राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। यानी अलग अलग सभ्यता में अलग अलग वो करते थे, मतलब अलग अलग शहर में अलग अलग लोग होते थे शासन करने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसकी वजह से ही अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं जो निकल के सामने नहीं आई है। धर्म के हिसाब से देखें तो इसके अंदर टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया जाता है। इसके लिए एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। यानी कि इसमें जो उर्वरा देवी है उनके बारे में बताया गया, तो वो चीज़ आप याद रखना है। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर लगी 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग वृक्षों तथा पशु की पूजा किया करते थे। तो आपको याद रखना है, लोग वृक्षों व जानवरों की पूजा किया करते थे, यानी पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था। तो सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था। और इस सभ्यता में ताबीज बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो ताबीज सर्वाधिक मिले हैं, सर्वाधिक मिले। तो दोस्तों ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। अगर आप ये देखने के बाद अगर आप जाते हैं कोई भी पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अब इसका जो पतन हुआ था उसके कारण क्या थे और उसके जो मुख्य बिंदु है वो हम लिखेंगे, बाकी आप सुनते जाइए और आपको लगता है कि लिखने चाहिए तो आप लिख भी देना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी तक विवादित है। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ इसके कारण थे और कुछ कहते हैं कि महामारी फैल गई थी, पर जो माना जाता है वो है कि बाढ़ ही इसका कारण था। उसके अलावा कुछ जो प्राकृतिक कारण थे उसमें भूगर्भीय और जलवायु संबंधित भी हो सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्षा भी हो सकती है, और कुछ कह सकते हैं कि खाद्य वगैरह कम हो गया था उसकी वजह से भी लोग मर गए। पर इसका एक ये है कि इसका पतन मंद गति से हुआ था। तो पतन मंद गति से हुआ था। उसके अलावा नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण भी इसका एक पतन माना जाता है। तो नदियों द्वारा मार्ग बदलना भी एक कारण है इसका पतन का। उसके अलावा भूकंप वगैरह भी इसे कारण माने जाते हैं, पर जो मेन कारण माना जाता है वो दोस्तों बाढ़ को ही माना जाता है कि बाढ़ की वजह से ही जो थे वो इसका पतन हुआ था। तो दोस्तों ये सब जो थी बातें ये विभिन्न एग्जाम में किसी ना किसी रूप से आपसे पूछ ही ली जाएगी, तो आपको ये सब ध्यान रखना है ताकि
आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए कि सबसे बड़े नगर और उनके बारे में, तो सबसे बड़ा जो नगर था इसका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। उसके बाद था हड़प्पा। हड़प्पा के बाद था धोलावीरा, जो कि हमारे गुजरात में है। और उसके बाद था कालीबंगा यानी काली चूड़िया, वो भी हमारे राजस्थान में है। तो जो हमारे जो प्रमुख नगर है वो दोनों पाकिस्तान के अंदर जा चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जिस विधि से इसकी जो एज निकाली गई है वो विधि है रेडियो कार्बन 14 यानी C14 विधि से ही इसकी जो एज है, रियल एज, वो निकाली गई है। उसके अलावा दोस्तों जो इसके अंदर जो बंदरगाह थे प्रसिद्ध वो थे लोथल व सुदकोदड़ो। जो लोथल है वो तो गुजरात में है, और सुदकोदड़ा है ये बलूचिस्तान में है, जो हमने आगे पढ़ा। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम पर्पज से, और इसके आप नोट्स बना सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी पे लेके, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।